गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस देखना चाहेंगे। वेक्टर एनालिसिस क्यों जरूरी है? वेक्टर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट 11th फिजिक्स में भी है, 12th फिजिक्स में भी है, इवन की जो वेक्टर मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड है उसमें भी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेक्टर को पहले की एक वीडियो बना करके हम अपलोड कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट विच इज रिलेटेड टू डायरेक्शन। हम लोग फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग पाएंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनके साथ अगर डायरेक्शन न जोड़ा जाए तो वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। जैसे फोर्स। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, इसे ये देख सकते हैं आप, ये हमने फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज एनफ बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये सिग्निफिकेंट है। यानी कि हम फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है सो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा या उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इस पेन के मास की बात करें तो मास के साथ किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। वहीं फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमारा विदाउट डायरेक्शन वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर कोई डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएट नहीं करें तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। अब समझने के लिहाज से अगर हम लोग जाने तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, इससे हम लोग थोड़ा स्केलर और वेक्टर को में फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आपने ए लोकेशन से बी लोकेशन तक ट्रेवल किया। डेफिनेटली ये पाथ जो है सो अलग अलग रहा होगा, ऐसा कुछ रास्ता मुड़ा हुआ होगा और ऐसे होते हुए आप जो है सो ये यहाँ तक आप पहुँचे होंगे। तो जो ये पाथ लेंथ है वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ये जो आपने ये एक्स वाई जेड पॉइंट के थ्रू जो ए से बी तक पहुँचे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, इससे डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। जबकि वहीं पर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये जो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जो हम यहाँ बना रहे हैं, करेक्ट? द पॉइंट बी इज इन फिक्स डायरेक्शन एट ए फिक्स पोजिशन। पॉइंट बी जो है एक रेस्पेक्ट में एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट पर है। ऐसे सिचुएशन में यू हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से आप क्या हुए हैं? डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये जो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब फाइनल पोजीशन। कल की चर्चा में यही बात आ रही थी कि ओरिजिन लेंगे और उससे जो है सो इसकी पोजीशन हो सकती है कुछ R1 और इसकी पोजीशन हो सकती है कुछ क्या? R2। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट AB। और AB क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कुछ खास फर्क जो है सो हम समझाने की कोशिश की है। चूँकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस काफ़ी क्लोजर टर्म है, इसलिए हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। अब ये सवाल आता है कि वेक्टर एनालिसिस में हम लोग को पढ़ना क्या है।
तो चलिए इसको ज़्यादा एलाबोरेट करने के लिए हम इसका नाम दे देते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब इसको वेक्टर अलजेब्रा क्यों कहते हैं जरा सा समझिएगा। वेक्टर अलजेब्रा क्यों कहने की जरूरत पड़ गई? अगर मान के चलें आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए हैं, फिर बी पॉइंट से आप सी पॉइंट तक गए हैं, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी हुआ है, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपका बी सी हुआ है। ओके, तो अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ए, ये डिस्प्लेसमेंट बी, अगर कह ले ए बी डिस्प्लेसमेंट बी सी डिस्प्लेसमेंट, तो अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करके आप फाइनली डिस्प्लेस कितने हुए, तो ए से सी तक ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी दिस इज द सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इस ए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेट सपोज 3 हो, इस बी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेट सपोज 4 हो, डेफिनेटली द डिस्प्लेसमेंट ए सी, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, द सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी, ये 7 तो नहीं है, 4 + 3 7 तो नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? एल्जेब्रिकली जो अलजेब्रा हम जानते हैं कि 3 + 4 7 होता है, लेकिन यहां पर 3 + 4 7 नहीं होगा, ये हमारे उस अलजेब्रा से डिसाइड नहीं होगा। तो फिर ये किस अलजेब्रा से डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा एक ज्योमेट्रिकली, करेक्ट, एक ज्योमेट्री से, यानी कि यहां ज्योमेट्रिकल लॉ लगेगा, एल्जेब्रिक लॉ नहीं लगेगा। तो अब से आप याद रखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा को जब भी हम डील कर रहे होंगे वहां ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका जनरल अलजेब्रा का मदद उसमें लिया जाएगा, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना ये ज्योमेट्री सिग्निफिकेंट होगा। मे भी पॉसिबल कि ये 5 या 4.5 या कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो बात डिपेंड करती है कि इसके मेजरमेंट पर, कि अगर ये 3 यूनिट का लेंथ मान के चलते हैं या 4 यूनिट का लेंथ मान के चलते हैं, तो ये जो लेंथ होगा वही इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, करेक्ट। यानी ए से बी तक का जो लेंथ होगा वो अगर ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए बी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो बी से सी तक का जो एरो लेंथ है, ये जो लेंथ हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या होगा? बीसी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए अगर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी सिंपल किसी सिंबल ए से रिप्रेजेंट नहीं होगा। उस सिंबल को लिख करके उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। टेक्स्ट बुक में इसको क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए। तो टेक्स्ट बुक में ये बोल्ड में लिखा होगा, ठीक है। चलिए, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होगा किसी वेक्टर क्वांटिटी का, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिससे डायरेक्शन एसोसिएटेड है, वो तो इस टाइप का होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने अगर यदि ये इसको ए वेक्टर लिया है, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इनको डील करने के लिए, तो वी हैव टू चूज एन एरो। तो दिस इज वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए हो सकता है, करेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कोई बी वेक्टर अगर हम लोग ले रहे हैं, है ना, कोई बी वेक्टर ले रहे हैं, तो बी वेक्टर ले रहे हैं, ऐसा कोई बी वेक्टर होगा, करेक्ट। तो ऐसा कोई बी वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। वेक्टर बी है ये, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अब हम लोग देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। एक का एक सर्टेन डायरेक्शन है, बी का डिफरेंट डायरेक्शन है। ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन से डिफरेंट है। साथ ही एक चीज और हम लोग नोटिस करेंगे, कंपैरेटिवली द एरो लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एरो लेंथ ऑफ ए। दैट मीन्स इन मैग्नीट्यूड बी इज ग्रेटर देन ए। बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, यानी बड़ा एरो लेंथ बड़े मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और छोटा एरो लेंथ छोटे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको समझने के लिए इस जगह पर हम एक
फिगर से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जरा देखिए, एक हमने यहाँ राइट ट्रायंगल बना लिया है, ये वेक्टर ए हो सकता है, ये वेक्टर बी हो सकता है, ये वेक्टर सी हो सकता है। फिगर के हिसाब से देख करके कोई सिंपली बता सकता है कि सी इज द लार्जेस्ट लेंथ। सी सी ये साइड, ये जो हेप्टेनिज है, उससे जो वेक्टर सी रिप्रेजेंट हो रहा है उस वो क्या है, लार्जेस्ट है। यानी इन मैग्नीट्यूड सी इज द लार्जेस्ट विच इज ग्रेटर देन बी एंड विच इज ग्रेटर देन ए। तो कहीं पर भी जब हम लोग ऐसा डील कर रहे होंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि लार्जर वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लार्जर एरो एंड स्मॉलर वेक्टर विल बी कंपैरेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय ये स्मॉलर। अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा कुछ उसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि कोई भी फिगर बनाए किसी को ABC अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया या कुछ और भी, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप्स हो सकते हैं वेक्टर के। इसके लिए हम एक फिगर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक फिगर बनाने जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा फिगर के ऊपर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इस फिगर की मदद से कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हम समझेंगे। हमने बना लिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सभी समझते हैं, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इस वेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस वेक्टर को बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेक्टर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट के रूप में आप देखें तो वेक्टर ए in magnitude is equal to vector C, as well as vector A is in same direction to the vector C। A और C का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर C। वेक्टर A और वेक्टर C सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स है। दे आर सेड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में ये सेम हो तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट करके अगर हम इसको डी लिख लेते हैं, हियर बी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी, बट बी इज एंटी पैरेलल टू डी। बी इज एंटी पैरेलल टू डी। तो बी और डी इक्वल वेक्टर तो नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन इनके अपोजिट है। अब अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे सिचुएशन में बी इज अपोजिट वेक्टर टू माइनस डी।
b equals to minus d. b and d are opposite vectors. अपोजिट वेक्टर्स, b और d जो है सो अपोजिट वेक्टर्स है, ठीक है। अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं सिंपल अलजेब्रा से, हम लोग जानते हैं कि b प्लस d इक्वल्स टू क्या लिखें, 0। नो, जब हम उस अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको भी नहीं फॉलो करेंगे। ये कहलाएगा नल वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा नल वेक्टर के। जीरो की बात तो हम करेंगे नहीं, अगर वेक्टर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा हो तो उससे मिलने वाला क्वांटिटी भी वेक्टर ही होगा, वो स्केलर नहीं होगा। तो फॉर आप ऐसे सिचुएशन में इस चीज को ध्यान रखते हुए इसको हम लोग सिंपल जीरो नहीं कर करके हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ओके, चलिए यहां पर एक हमने रोम्बस क्रिएट कर दिया है। क्या क्रिएट कर दिया है, रोम्बस, रोम्बस क्रिएट कर दिया है और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, ई वेक्टर। ये वेक्टर है हमारा ई है। नाउ व्हाट इज द, तीसरे पॉइंट में ले तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई हैव सेम डायरेक्शन but the magnitude of A is not equal to E. तो इन डायरेक्शन A और E सेम है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है। अगर ये इक्वल वेक्टर नहीं है तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो A मस्ट बी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7.5 टाइम्स, सर्टेन टाइम्स ग्रेटर देन E, जैसा कि फिगर में हमको दिख भी रहा है। तो A इक्वल्स टू लैम्डा ई। तो ऐसे पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं जहाँ लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सेम डायरेक्शन के जो भी वेक्टर होते हैं उनके लिए ये रिलेशन हमारा क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन में कोई एफ वेक्टर ले रहे हैं, चलिए इसको ही लीजिए, इसमें अगर हम लोग एफ वेक्टर ले रहे हैं तो क्या आप E और F वेक्टर के अंदर कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो E और F वेक्टर के अंदर एक रिलेशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, अदरवाइज इनके बीच में कोई रिलेशन है नहीं। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ E हॉरिजॉन्टल है तो ये कुछ ऑब्लिक है। तो ऐसे सिचुएशन में वेक्टर E और वेक्टर F के बीच में जो एक रिलेशन डेवलप कर पाता है वो वेक्टर E और क्या हो गया, वेक्टर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F। सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर की, जो बार बार हम चर्चा कर रहे थे। एक पॉइंट लें जिसको अपन ओरिजिन कह लें, ये आर्बिट्ररी, ओरिजिन इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब स्व इच्छा से लिया गया पॉइंट, ठीक है, अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट ओ। स्पेस में या प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे में इसके पोजीशन, ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओ ए से रिप्रेजेंट होगा, बी से रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहलाएगा। डी से रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर ओ डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कहलाएगा। और सी से रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कहलाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक सर्टेन डायरेक्शन में है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट हमारे वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम उसकी प्रॉब्लम को डील कर रहे होंगे। पांचवा है यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? अब जैसा कि हम लोग ने वेक्टर के अंदर जीरो डिसाइड कर लिया तो नल वेक्टर, तो भैया अगर हम अलजेब्रा बना ही रहे हैं तो हमारा अगर जीरो बन गया है तो 1 भी होना चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हम जैसे ही चलते हैं तो किसी हर डायरेक्शन का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज तो यूनिट वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो लेट सपोज ये एरो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन को है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए कैप, तो ए बोर्ड लिख दे, ए कैप, इसके ऊपर कैप लगा रहता है ट्रेडिशनली। वेक्टर ए डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्यों डिवाइड कर दिया। अगर यदि मान लीजिए आपने 15 kg चीनी लाया है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप लेके आए हैं उसका यूनिट क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे आप 15 से भाग देकर 1 kg बताइएगा कि इसका यूनिट क्वांटिटी जो है सो 1 kg हो गया। तो उसकी यूनिट को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से ही सिंपल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वही काम हम लोगों ने यहाँ किया है। अब इसी पर लगे हाथ, बिना इस बोर्ड को मिटाए हुए एक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है? 3 डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन 3 होते हैं। ये है डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। कोई भी अगर कमरा है आपके पास तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तो एक स्टैंडर्ड 3 डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं, इसी को हम लोग करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम। यूनिट ऑर्थोगोनल सिस्टम के यूनिट वेक्टर क्या हो सकते हैं, इसको जानने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा कि x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i कैप लिया जाएगा, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j कैप लिया जाएगा और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर k कैप लिया जाएगा। x y z एक्सिस ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप एंड k कैप होगा, करेक्ट। तो अगर x डायरेक्शन का कोई वेक्टर है, लेट सपोज कोई वेक्टर है, सपोज d वेक्टर है एंड इट मैग्नीट्यूड इज 7, यू कैन से 7i कैप अगर हमने लिख दिया है, इसका मतलब है कि 7 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ x। इसी तरीके से हम y डायरेक्शन में जाते हैं, y डायरेक्शन में कोई वेक्टर 8j से रिप्रेजेंट हो सकता है, 7j से रिप्रेजेंट हो सकता है, 6j से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये y डायरेक्शन का वेक्टर। इसी तरह से z डायरेक्शन में k कैप से रिप्रेजेंट होगा, 3k, 4k, 5k, 6k, 7k। ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर भी हमारा काफ़ी हेल्पफुल होगा समझने के लिए वेक्टर एनालिसिस को। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर से बना करके आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।